अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 12 हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं एंट्रीज आपको बता देता हूँ, 14 और 15 की, और 16 में आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, मान क्वेश्चन की है सारे। चले जी, जरा खामोश हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 अपना सॉल्यूशन सामने रखें और वो इफेक्ट देखते जाना कि आपके सही इफेक्ट हैं या कोई चीज ज्यादा क्लियर होनी है तो हो जाएगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बताई हुई है, रिसीवेबल, स्टॉक एंड ट्रेड। कल भी मैंने ये आपको बता दिया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर स्टॉक एंड ट्रेड गिवन हो और कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो तो जो ये होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है, और जो सिस्टम होता है वो परपेचुअल सिस्टम होता है। ठीक है, एडमिन एक्सपेंस, ऑर्डिनरी शेयर, रिटेन अर्निंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड पेबल, लोन है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स है, और सेल्स है। चलिए जरा आप खामोश हो ताकि इनको डिस्कस कर सके। अफीफ बस कहते तू मशवरे लेने लग गया उससे। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डेप्रिसिएशन अगर चार्ज ना हुई हो ना तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगर डेप्रिसिएशन वो चार्ज कर चुका है तो फिर हमें डेप्रिसिएशन रिवर्सल वगैरह भी करना पड़ेगा। अब इसने अभी वो डेप्रिसिएशन करंट ईयर की चार्ज ही नहीं की, मतलब हम अपने एसेट को सही कर लेंगे और डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, एक और जनती काम है ये। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो बुक वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ इसमें एक छोटा सा इशू है बस। अ मशीन which was purchased on 1/1/15, 25 million was traded with 1st July 16 with a new machine. Disposal was not recorded, मतलब जो एसेट हमारा गया ना उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। And the new machine was capitalized, न्यू मशीन हमने डेबिट कर दी 15 मिलियन से, जो अमाउंट हमने सप्लायर को पे की। इसका मतलब है ये तो एक्सचेंज का केस है, हम पुरानी मशीन दे रहे हैं, नई मशीन ले रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जितने पैसे दे रहा है सिर्फ उससे अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा है। आगे वो कहता है ट्रेड इन अलाउंस है 20 मिलियन। ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है? जिस पे हम अपना पुराना एसेट दे रहे होते हैं, मतलब जितने में हम अपना पुराना एसेट दे रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड इन अलाउंस। ठीक हो गया। अब हमारे पास चीजें किस तरह से आएंगी कि सबसे पहले तो हमने उसने जो एंट्री पास किया है ना, पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट, ये उसने एंट्री पास कर दी जो कि रॉन्ग एंट्री है। असल में हमने एंट्री पास करनी थी करेक्ट एंट्री और एक्सचेंज की एंट्री, जिसमें हमारा न्यू पीपीई डेबिट होना था। अब देखिए 15 मिलियन हमने कैश दिया, 20 मिलियन में हमने अपना पुराना एसेट दिया, तो ये बात तो कंफर्म हो गई ना कि नया एसेट हमें कितने का पड़ा? 35। अब ओल्ड जो पीपीई है उसकी कॉस्ट है 25 मिलियन। ओल्ड जो पीपीई है उसकी कॉस्ट कितनी है? 25 मिलियन। और कैश हम कितना दे रहे हैं? 15 मिलियन। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर लेते हैं।
वैसे तो फाइंड करने की जरूरत है नहीं, उसकी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन पूरी 1.5 साल की आनी है, अभी हमने डेप्रिसिएशन तो वो ली नहीं, तो अगर आप लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हमें चाहिए गेन या लॉस, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चाहिए। तो कितने पुराने एसेट के ऊपर 25 मिलियन का है, 2.5 साल 1.5 साल 1.5 साल, 25 मिलियन का 10%, क्योंकि साल पिछला 1115 वाला और 6 महीने इस साल 3. लॉस आ गया, वन पॉइंट। अब हमने करना, उसने कहा, उसने तो सिर्फ एंट्री ये पास की हुई है ना, ये वाली एंट्री, बस इसके अलावा तो उसने एंट्री ही नहीं पास की। अब एक चीज ठीक हो गई है कि कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट हुआ है, कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब कैश में कोई गलती नहीं। पीपी इससे 15 मिलियन माइनस कर दें क्योंकि डेबिट हुआ है, और ये काम हम कर देंगे, एक एंट्री पास कर देंगे जो ओरिजिनल एंट्री पास करनी चाहिए थी। हम मेन, हमारे पास डेप्रिसिएशन में कोई गलती नहीं, ये जाकर लॉस में लिख देंगे, ये एक्सपेंस में आ जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसओएफपी तो बनाने ही नहीं है, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, ये एडिशन है और ये डिस्पोजल है। हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए बस। अब अगर आप देखो तो आपके पास पीपी का जो बैलेंस गिवन है ना, वो गिवन है 3,05,000, और इसके अंदर 15 मिलियन जो कैश पे किया वो शामिल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पीपीई में से 3,05,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा 2,90,000। ये हमारी बेसिकली अमाउंट आ गई। ओके, अब ये ब्रॉड ऑन है क्योंकि ना तो इसमें एडिशन है ना इसमें डिस्पोजल है। सब कैरिड ऑन कैसे आता है, इस साल का एडिशन प्लस कर देते हैं और कैरिड ऑन डिस्पोजल माइनस कर देते हैं। जो अमाउंट गलत है हमने उसको रिवर्स कर दिया, जो अमाउंट गलत है हमने उसको रिवर्स कर दिया, तो अब तो काम बड़ा आसान हो गया। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लेने का तरीका, पंखा बंद कर देना, ये जिसको एफ लिखा हुआ ना जिसके ऊपर, एफ वाला हाँ बस जी। डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कैसे करेंगे, ब्रॉड ऑन की कॉस्ट 2,90,000 माइनस जो एसेट बेचा है पुराना एसेट मल्टीप्लाइड बाय, ये मेरे पास ब्रॉड ऑन की डेप्रिसिएशन 26,500, 26,500। फिर उसके बाद हमने करना है एडिशन का काम। एडिशन कितना है, 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% और टाइम है, ऐसा तब करते हैं जब डेप्रिसिएशन वो ना ले चुका हो। वो ले चुका हो ना तो फिर लेजर लूजर से या कहीं ना कहीं से फाइंड करते हैं या ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है। ठीक है, कितना, डिस्पोजल के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेनी है, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना, ये डेप्रिसिएशन आ गया 2,950। अब इसका क्या करेंगे, एक तो ये एक्सपेंस में आएगी, अगर वो कहता है उसने एलोकेशन बताई हुई है या नहीं बताई, नहीं बताई, तो एक बात सुन ले गौर से, मशीन की डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी, फैक्ट्री की हर चीज अगर ना बताई हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग
प्रोडक्शन और फैक्ट्री के खर्चे, अगर वो नहीं बताएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। मशीन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के खर्चे, डेप्रिसिएशन हो, फाइनेंस कॉस्ट हो, कुछ भी हो, अगर नहीं बताया हुआ तो किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो ये तो सीधी सीधी मशीन की डेप्रिसिएशन है, ये तो इन्वेंट्री के लिए काम आ रही है। बिल्कुल वही है, पूरी प्रोडक्शन ओवरहेड वाली। हाँ जी, तो क्या करेंगे इसमें? लिख लें, लिखना है तो, ताकि आपको परेशानी ना हो। मशीन, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, फैक्ट्री, उसके बाद प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब की डेप्रिसिएशन, इन सब की डेप्रिसिएशन अगर ना बताया हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। इन सब की डेप्रिसिएशन अगर ना बताया तो किधर जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होगी, क्योंकि ये भी एक्सपेंस होते हैं और ये इन्वेंट्री को बनाने पे लग रहे हैं। अब यहां पर इसकी डेप्रिसिएशन कहां जाएगी? एक कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड हो जाएगी और अपने एसेट में से माइनस हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगी, डेप्रिसिएशन है ना, कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस उसमें ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल की कोई साइड थोड़ी होती है, वो तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में तैयार कर लेते हैं जी। उसके बाद है जनाब, वो कहता है कि AHL मेंटेन अलाउंस 6%। कहता है एक ऐसा कस्टमर है जिससे हमने लेना है 10 मिलियन और अब उससे मिलना है बस 20%। 10 मिलियन का एक कस्टमर है, उससे सिर्फ 20% मिलना है और बाकी हम नॉर्मल कितना अलाउंस लिखते हैं? 6%। क्या करेंगे इसका भी देख लो। सिंपल हमारे ख्याल हो रहा दो चीजें, SOFP, SOPL। SOFP में अकाउंट रिसीवेबल जाता है, क्या तरीका बताया था? अकाउंट रिसीवेबल प्लस माइनस एडजस्टमेंट माइनस कैरी डाउन। हाँ जी, तो आपने सवाल ये पूछा कि ये जो अमाउंट है ऑन Feb टू अ कस्टमर ओविंग 10 मिलियन एट ईयर एंड वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, राइट? 1 Feb को पता चला, ईयर एंड के ऊपर बात पूरी सुन ले। ईयर एंड के ऊपर एक हमारा कस्टमर था जो कि बैंकरप्ट हो गया, राइट? पता कब चला? बंदा था कब? ईयर एंड के ऊपर। अच्छा, होता क्या है प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी आप छोटे हो, बड़े हो गए तो ऐसा ऐसा पता चल जाएगा चीजों का। होता ये है, क्योंकि ये FR2 के सवाल भी इसके अंदर ही है, क्योंकि पहले FR2 के अंदर था, PRC के भी सवाल हमने करने हैं, तो फाइनल अकाउंट के जहां जहां से सवाल मिलेगा हमने सारे करने हैं। होता ही है, जब ईयर एंड हो जाता है ना, उसके बाद ही ऑडिट होता है, राइट? इतना तो पता है ना। अब उसके बाद चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये हमारा ईयर एंड है जी दिसंबर 2025 मान लेते हैं। ऑडिट होना शुरू हो गया। अब ऑडिट होगा तकरीबन 2 महीने, चलो 3 महीने लगा लेते हैं, थोड़ा बड़ा कंपनी बना लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारी स्टेटमेंट, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन 3 महीनों में जिन इवेंट्स का हमें पता चलेगा जो कि मौजूद कहां पर होंगे? ईयर एंड के ऊपर, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा कि इनको हमने एडजस्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनी पड़ी है। ऑडिटर को सब पता चलता है, आके गलतियां भी बाद में पता चलती हैं, सब कुछ बाद में पता चलता है, लेकिन वो डाटा एग्जिस्ट कब कर रहा होता है? पहले। अगर हम ऑडिट कर ही उस दिन के रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज जो ईयर एंड पर उसकी मौजूदगी नहीं थी, वो बाद में अक्कर हुई, इन 3 महीनों में अक्कर हुई, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो तब थी ही नहीं।
एडजस्टमेंट तो उसकी करेंगे ना जो कहां पर मौजूद हो, ईयर एंड के ऊपर। तो ये कस्टमर ईयर एंड पे था, अब बाद में आपका बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो ये एडजस्ट होना है क्योंकि ये उस दिन मौजूद था, उसके बैलेंसेस के अंदर है, वरना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नाराज हो जाएगा। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अपने अलाउंस, यानी अगर कंफर्म अभी नहीं भी है ना, लायबिलिटी और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब सवाल आ गया जनाब, वापस चलते हैं जी। अकाउंट रिसीवेबल आपका कितना है पता है? अकाउंट रिसीवेबल कितना है क्वेश्चन के अंदर पता है? अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 61400। अब एडजस्टमेंट तो कोई है नहीं, कैरी डाउन। अब कैरी डाउन फाइंड करने के दो तरीके हैं, कहता है एक है 10,000 का और बाकी है 51400 का। कहता है इसके ऊपर हमें 80% अलाउंस चाहिए क्योंकि 20% रिकवरी के चांस हैं और बाकी के ऊपर। अच्छा, इस पर फोकस करने की जरूरत है या पता है? जब भी हमारे पास क्लोजिंग डेटर पड़े होंगे पहले उसके अंदर एडजस्टमेंट कर लेंगे, अगर हो रही है कोई रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो। फिर अगर स्पेसिफिक अलाउंस है तो अलग अलग प्रूवियां लेते हैं, इकट्ठा है तो इकट्ठा अप्लाई कर देंगे। ये बताएं 8,000 इसका आ जाएगा और 51400 का 6% हो, कितना आ गया? ये आपका अलाउंस आ गया। एडजस्टमेंट नहीं है तो 11। इसका जो आंसर आएगा वो किधर जाएगा भला? इसका जो आंसर आएगा वो किधर जाएगा? एसओएफपी के अंदर, और एसओपीएल के अंदर जाते हैं बैड डेट्स नहीं है। कैरीड ऑन 11084 माइनस ब्रॉड ऑन 5000, तो आज से कितना आ गया? 60। ये किधर चला जाएगा? कौन से? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में या एडमिन में? एडमिन में। बैड डेट्स जो एक्सपेंस होते हैं ना, अलाउंस वगैरह, ये एडमिन का डिसीजन होता है। सेल तो हो चुकी है कब की? सेलिंग एक्सपेंस होता है जो सेल करने पे खर्चा है। ओके हो गया? मैच करने अगर आपने देख रहे हो तो। नेक्स्ट कहता है जी 75 मिलियन आपने लोन लिया। ये बात सुन लें, जब भी आप किसी एसेट के लिए लोन लेते हैं और सिर्फ उसके लिए लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और इसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। दोबारा सुन लें ये कहानी, क्योंकि ये आपने कहानी पहले नहीं सुनी हुई और ये कहानी IAS 23 की है। देखिए, आपने एक प्लांट खरीदा या बिल्डिंग बना रहे हो, आपने गवर्नमेंट से या लोन ले लिया। अब उसका लोन का जो इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। लोन का जो इंटरेस्ट है वो कहां ऐड होगा? एसेट की कॉस्ट में ऐड। डन। अगर उसकी इनकम आएगी वो एसेट में से फिर माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा तो ऐड हो जाएगा। ये इनकम कैसे आ जाएगी? लोन ले रहे हैं। हाँ ईमान, हम लोन ले रहे हैं, उसकी इनकम कैसे आ गई? इंटरेस्ट तो आ रहा है, चलो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। होता ये है, प्रैक्टिकली सुने, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब हम लोन लेते हैं ना तो बैंक हमें पैसे नहीं देता, वो हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर देता है। वो कहेगा यार जैसे जैसे जरूरत है तो निकाल लेना। हमने कहा नहीं जी, हमें तो, मैं तो पेटी लेकर आया हूँ, मैंने पैसे भर के जाने हैं। 2 करोड़ का लोन मंजूर करवाया, मैंने घर जाकर बताना है 2 करोड़ दिखाना है, इकट्ठा कैसे लगता है। वो कहता है कि यार ऐसा कर, अगर तू 2 करोड़ ना लेकर जा, हम तेरे ही अकाउंट के अंदर पूरा 2 करोड़ ऐड कर देते हैं, तू जाकर ऐप में दिखा देना कि भाई ये देखो मेरा 2 करोड़ का बैलेंस नजर आ रहा है। बट जैसे जैसे तेरा खर्चा होता जाए वैसे वैसे तू खर्च करता जा। हम आपको एक फेवर देंगे कि अगर तेरा यहाँ पर लोन पड़, यानी पैसा पड़ा रहा लोन वाला, तो हम आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे दिया करेंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। जो आपने हमें इंटरेस्ट देना है ना वो कम हो जाएगा, घर में तो तेरा वैसे ही पैसे पड़े रहेंगे। ये बात समझ लगी है? तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी ना, फिर वो एसेट की कॉस्ट में माइनस होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होगा
जो बैंक हमें चार्ज कर रहा होगा, और जो हमें टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम दे रहा होगा वो एसेट की कॉस्ट में से, बट ये होता सिर्फ स्पेसिफिक लोन के केस में। तो लेकिन हमने लोन लिया, हमको इंटरेस्ट देना है, और वो भी हमें देना है, तो इंटरेस्ट ऐसे थोड़ी होगा कि जिस पर हमें देगा उसी पे ही लेगा। अगर वो 15% होगा ना लोन का इंटरेस्ट, तो हमें वाला क्या देगा 8 या 10%, वैसे भी शायद कम। तो वो तो डिफरेंस तो फिर आएगा ना, क्योंकि उसका तो कारोबार है, वो लेगा सस्ते में बेचेगा महंगे में। जी ये बात समझ लग गई। ये चीजें IAS 23 की बातें हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है लॉन्ग टर्म लोन 75 मिलियन obtained 1126 टू फाइनेंस द सीवेप। सीवेप के लिए पैसा चाहिए, हमने लोन ले लिया। HL correctly capitalized finance cost, correctly capitalized finance cost, तो इसकी तो एडजस्टमेंट ही नहीं करेंगे। अगर वो ये कहता उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने SPL में लिख दिया है, तो वहां से निकाल के फाइनेंस कॉस्ट में से कहां लिखते हैं, एसेट की कॉस्ट। उसने तो खुद का करेक्टली रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब है इसका हमने कुछ भी नहीं करा। ओके होगी बात। लास्ट ऑन January 16 पानी का क्या किया, अच्छा कटवा दी, चल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे है। क्वेश्चन नंबर 14, मिल गया। आसपास सवाल कितने किए, 12 किया नहीं होगा। मतलब जब देखा था भयानक लग रहा था, सवाल भयानक ही होते हैं, तो वो उस पर टाइम लगता है। आपको भयानक लगेंगे तो फिर मासूम लोगों का क्या हो। आपने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दिया, हमें क्या पता कि आप ना आए आज। सर भी नहीं मैसेज किया, मैं निकलने से पहले मैसेज किया। चले क्वेश्चन नंबर 14 पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, the following balance have been extracted from the trial balance of Mint Limited. रिसीवेबल है, सीवेप है, अलाउंस है, सेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और डिविडेंड रिसीवेबल है। डिविडेंड रिसीवेबल है। आज एक भाई साहब आ गया कहता सर ये इनकम होती है, मैंने ना कत्ल कर देना है उसका। तो कोई भी रिसीवेबल क्या इनकम होती है, वो तो रिसीवेबल हमारा एसेट होता है। कोई यहां भी सोच नहीं रहा था। डिविडेंड रिसीवेबल अगर एडजस्टमेंट में होता तो इसकी एंट्री होती कि रिसीवेबल डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जब ट्रायल बैलेंस में पड़ा होता है तो रिसीवेबल डेबिट हो चुका है, इनकम क्रेडिट हो चुकी है, तो वो इनकम तो जा चुकी है क्रेडिट में, रिसीवेबल अपना एसेट में आ चुका है, तो इसका अपना अपना एक इफेक्ट होगा। और ये रिसीवेबल, जाहिर सी बात है, कोई रिसीवेबल इनकम कैसे हो सकती है, वो तो अक्कर होती है। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो उसका मतलब वाला क्या होता है, डिविडेंड अकर्ड बट नॉट रिसीव, तब ये रिसीवेबल होता, और तब इसके दोनों इफेक्ट लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का तो एक इफेक्ट है, प्रीपेड रिसीवेबल एसेट होते हैं, एक्रूड और पेएबल लायबिलिटी होती है। एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिविडेंड इनकम, अदर इनकम। पहला रिसीवेबल इंक्लूड 40 मिलियन नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, एडजस्टमेंट है ये, तो एंट्री क्या पास होगी, एंट्री क्या पास होगी, बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर वो कहता है 5% अलाउंस भी रखना है, 5%। आओ जरा अकाउंट रिसीवेबल के बारे में क्या जानते हो, SOFP कैसे बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल प्लस माइनस एडजस्टमेंट माइनस, ऐसा ही सीन है। बताओ अकाउंट रिसीवेबल क्वेश्चन के अंदर कितने हैं, 1200 पूरा।
अब 1200 क्या एडजस्टमेंट के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे डेटर तंग हो रहे हैं? 40 मिलियन डेटर्स माइनस 40। जो इसका आंसर आएगा ना उसके ऊपर हमेशा लॉस देते हैं। अमाउंट बताइए तो डायरेक्ट लिख देते हैं, परसेंटेज बताइए तो इसको नेट करके। तो बताएं जी 1160 का कितने फीसद है? माइनस 58। इसका आंसर जाएगा SOFP के अंदर। PL की एडजस्टमेंट किसी को पता है? बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन और बस जी। बैड डेट्स हैं आपके पास या नहीं? कितने? 40। ऊपर भी हैं कोई? सारे लिखेंगे ऊपर नीचे जहां भी ट्रायल बैलेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेट्स ही होते हैं, वो सारे लिखेंगे। प्लस कैरिड ऑन कितना फाइंड किया हमने? 58 माइनस ब्रॉड ऑन पड़ा होगा कि इसका जो आंसर आएगा वो चला जाएगा SOPL के अंदर 50। और अगर फाइनेंशियल पोजीशन का पूछता है तो वो ऊपर हमने लिख दिया। आगे चलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड, ये वो चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया है, जरा सोचना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड इंटरेस्ट। अच्छा आपके पढ़ने का मैं स्टाइल बताऊं, ये इसको खत्म करना है। आपने एंट्री पढ़नी और एंट्री पढ़ के ये देखना है कि ये ठीक है या नहीं, या जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। हम क्या देखते हैं? सपोज दैट हमारा 16 नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता चल, हम जवाब देखते हैं। उसने उसमें से माइनस किया होता है, किसी में प्लस किया होता है, हम देखना अच्छा ठीक है ओके हो गया। ऐसे थोड़ी हो गया, आपको तो आता ही नहीं था, आता होता तो पता ना चल जाता। जो जवाब देकर पता चलता है समझो वो आपको चीज वीक है, वो आकर यहाँ क्लास में डिस्कस करनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना। जो चीज पहली दफा पढ़ के या बगैर सॉल्यूशन देखे आपको समझ लग रही है, सिर्फ वो आता है आपको, इस तरह से तो फिर कुछ भी नहीं आता। चले जी जरा सवाल देखिएगा। सीवेप इंक्लूड 84 ऑन अ स्पेसिफिक बैंक लोन। सीवेप के लिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, किसी नॉन करंट एसेट को बनाने के लिए हमने लोन लिया, उसका 84 मिलियन कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड, तो बिल्कुल सही किया। सीवेप का जो स्पेसिफिक लोन होता है उसका इंटरेस्ट उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। वो कहते हैं इंटरेस्ट 16 मिलियन अर्नड बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, मतलब जितना खर्च हो रहा है जो बाकी पड़ा है उसके पास, उसे बोलते हैं सरप्लस फंड, उसके ऊपर वो हमें दे रहा है, तो 16 मिलियन हमारा इंटरेस्ट बना, तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। उसने किस में लिखा हुआ है? तो अब क्या करें? अदर इनकम में से माइनस करके सीवेप में जाकर ऐड कर देंगे। 84 का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 84 ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड है, वो इंक्लूड है, और हमने 16 मिलियन वहां से माइनस कर देना है। एंटी जमान बना सकते हो इसकी, अदर इनकम में शामिल है एक इंटरेस्ट जो कि सीवेप में ऐड करना था। सीवेप में डेबिट होगा अब, और अदर इन बोल एक दफा लिखने तो दे तो यार नहीं तेरा। ओ भाई उसमें माइनस करना है तो सीवेप कम करना और अदर इनकम से निकाल दे। अदर इनकम में से माइनस हो जाएगा और सीवेप में से भी। और कल मैंने आपको बताया था दोनों साइड का इफेक्ट हो तो प्लस, दोनों प्लस होते हैं, ये दोनों माइनस होते हैं, और सेम साइड का इफेक्ट हो तो प्लस माइनस होता है। लास्ट जो शायद आपको परेशान किया हो जिसने, इसको पानी का क्या क्या है? साजिद भी तेरे वर्ग ही है। ऑफिस बिल्डिंग, वो रास्ते में जितने लोग उसको मिलेंगे ना उनको सारा काम वो पूछता जाएगा, उनका करना लग जाएगा। एंड पर जब पहुंचेगा 2 घंटे गुजर चुके होंगे। एक दफा मुझे कहते सर बैठो, मैं ना तुम्हारे लिए चाय लेके आ रहे हैं। मेरे सामने दरमियान में कोई बात कोई काम कह दिया, उधर चला गया, फिर वापस आ रहा था किसी और ने कोई काम कह दिया, उधर चला गया, तो 2.5-3 घंटे बाद चाय लेकर आ रहा हूँ। अगर कुछ जाता है भाई,
ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एमएल, उसकी नेट बुक वैल्यू 900 है और उसकी फेयर वैल्यू 1200 है। उस चीकू ने किया गया है, एसेट को रीवैल्यू किया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, उसको रीवैल्यू कर देते हैं। रीवैल्यूएशन की अगर उसने रीवैल्यू नहीं किया तो एक तो एलिमिनेशन की एंट्री होती है, एलिमिनेशन के बारे में उसने बात नहीं, क्योंकि बात करेगा तो उसकी कॉस्ट भी बताता, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो बताता, उसने डायरेक्ट बुक वैल्यू बता दिया। इसका मतलब एलिमिनेशन वाला केस। फिर एक एंट्री पास करेंगे, पीपी डेबिट ओसीआई या रिवर्स सरप्लस, कितने से 900 से 1200। अब ये खुद बता रहा है इसने जाकर पीपी में ऐड होना है और सरप्लस में ऐड होना है, और सरप्लस की दो जगह है, एक ओसीआई के अंदर और इक्विटी के अंदर। सरप्लस दो जगह पे जा रहा होता है, एक ओसीआई के अंदर, और ओसीआई किसका हिस्सा है, एसओसीआई का। फिर इक्विटी के अंदर भी जाता है, ये इक्विटी में भी जाएगा और ओसीआई में भी जाएगा। फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज होनी है, जाहिर सी बात है, उसने तो कॉस्ट प्रोडक्शन चार्ज की है, इसका मतलब 300 के ऊपर मजीद उसने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, तो 300 का रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देगा, तो इसकी एंट्री पास कर देगा डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से। अब एक और काम रह गया, वो है एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक काम और रह गया, वो क्या है, एक्सेस डेप्रिसिएशन। गला खुश हो रहा था। सर ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये गेन वाला जाएगा ना उस पे इक्विटी। देखिए ये इक्विटी में जाएगा 300, ओसीआई में भी यही 300 जाएगा। अगर पहले कोई सरप्लस पड़ा हुआ है 300 उसके अंदर जाकर ऐड हो जाएगा इक्विटी में, अगर पहले सरप्लस नहीं पड़ा हो तो 300 ऐसे चला जाएगा इक्विटी के अंदर। सही इक्विटी में तो जाएगा, हाँ, अदर इनकम में भी जाएगा। अदर इनकम में नहीं जाएगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। वही सर, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। हाँ बिल्कुल जाएगा, रिवर्स सरप्लस के नाम से। जब हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आती है भाई, क्या हुआ, इंक्रीमेंटल, हाँ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यहां तक पहले ओके करो। ओके है, इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है ये चला जाएगा ओसीआई के अंदर, नेट प्रॉफिट के बाद ये एसेट एक्सपेंस में जाकर ऐड हो जाएगा, एडमिन एक्सपेंस के अंदर या कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, जिसकी एडेप्शन है बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग के हिसाब से होगा, प्लांट है तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल में जाकर ऐड हो जाएगा। बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी एसओएफपी के एलिमेंट है और एसओएफपी बनाना नहीं। ठीक है, अब बात आ गई एक्सेस डेप्शन। एक्सेस डेप्शन की एंट्री पास होती है रिवर्स सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग कितनी अमाउंट से, वो इसको 12 पे डिवाइड करके 2500 मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आई कैप ने क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपने लेनी है या एनुअल बेसिस पे रिवर्स सरप्लस को रियलाइज करना है। तो इसकी दो ऑप्शन होती है इंक्रीमेंट, या तो हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लिखते जाओ, या जब तक एसेट आपके पास है तब तक उसको छेड़ो ही ना, सरप्लस में रहने दो, जिस दिन एसेट बिके तब सारे का सारा उठाओ, इनकम में लेके उसमें रियलाइज कर। तो उसने दूसरी ऑप्शन ले ली, क्वेश्चन के अंदर क्योंकि नहीं बताया होता तो हम भी फिर इग्नोर करते, और अगर बताया होता तो हम क्या करेंगे, ओसीआई में से जाकर उतनी अमाउंट माइनस कर। आए जरा, लेकिन इसने ये बुक में डिस्ट्रीब्यूशन उस पे कुछ नहीं दिया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहाँ ली हुई है, बताएं किधर है, बुक मेरे पास भी वही है जो आपके पास है, बता लिखा हुआ है सिर्फ नाम, क्योंकि 300 सब नहीं, चलो ढूंढो। तो वर्किंग में लिखा हुआ है, यहाँ समझ नहीं आ रही। ये देखिए इसकी सॉल्यूशन में वर्किंग बताओ कहाँ लिखा हुआ है। सही है, वर्किंग मान में ये जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं की थी, उसने
एसेट रीवैल्यू किया, स्टेटमेंट पढ़े, उसने एसेट रीवैल्यू किया था बट उसने रीवैल्यू की रिकॉर्डिंग नहीं की, डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल पर ही अप्लाई करती थी। ठीक है, तो अब हमारा जितना एसेट बढ़ गया था इसकी डेप्रिसिएशन मिसिंग है, हमने इसको 12 पे डिवाइड करके ये डेप्रिसिएशन चार्ज की है। तो मुझे ये कल से समझ नहीं आ रहा था कि इंक्रीमेंटल, मुझे लगा कि इंक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल नहीं है, ये डेप्रिसिएशन जो उसे देखें आप कैसे रीवैल्यू हुआ, तो डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड मोड पर चार्ज होनी चाहिए थी या कॉस्ट पे? रीवैल्यूड मोड, उसने कॉस्ट पे कर दी। इसका मतलब उसने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की क्योंकि 300 से एसेट हमारा बढ़ गया था, लेकिन उसने कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो गलत हो गया। तो फिर जितनी अमाउंट बढ़ी उसकी डेप्रिसिएशन लेकर जाकर डेप्रिसिएशन में ऐड कर देते हैं। कर लो तब जी। क्वेश्चन नंबर 15 ये जरा ध्यान से देखिए, कुछ लोगों ने किया नहीं और जिसने किया उनको भी यहाँ काफी लर्निंग पॉइंट्स है। सबसे पहले इसके अंदर जो नई चीज है वो क्या है भला, वो है मैन्युफैक्चरिंग का मसला। सेल्स पता है कहां जानी है, सेल्स से सवाल शुरू करना है। स्टॉक हमारे पास गिवन है, ओपनिंग परचेज भी गिवन है, तो मैन्युफैक्चरिंग ये भी कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी, मतलब उसके हेड में जाएगा। ये भी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल है, ये अदर एक्सपेंस हैं, ये भी अदर एक्सपेंस हैं। फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, अब सुन ले, फैक्ट्री बिल्डिंग अगर तो वो खुद बता दे तो ठीक है, नहीं तो फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। बता देगा तो फॉलो करेंगे, नहीं बताएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल में लिखेंगे। फैक्ट्री का हर खर्चा कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। नेक्स्ट जी, मशीन तो जाती उधर है। एडवांस इनकम टैक्स, इसके बारे में सुन लें, जिस बंदे ने टैक्स पढ़ा है उनको तो थोड़ा आइडिया भी होगा। एडवांस इनकम टैक्स होता ये है कि मोस्टली जैसे हम टैक्स पेयर हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो जब कुछ चीज खरीदने जाते हैं ना तो कुछ लोग हमारा टैक्स काट लेते हैं, बल्कि हमसे टैक्स भी ले लेते हैं। काटना नहीं, वो हमारे से, जैसे जब आप गुड्स खरीदने जाते हो उसके अंदर टैक्स की अमाउंट भी होती है, हम कभी उसे कहते हैं यार टैक्स की अमाउंट माइनस करके कीमत बता, हम टैक्स हम खुद पे करेंगे, नहीं, बल्कि वो उसके अंदर टैक्स भी ले लेते हैं। अब जितना टैक्स हमने पे कर दिया होता है इस तरह से, उसे बोलते हैं टैक्स एट सोर्स या विद होल्डिंग टैक्स, और वो एडवांस पे हो चुका होता है। मतलब 4 बिलियन का टैक्स डिफरेंट सिचुएशन में हमारा पे हो चुका है, और इस साल वो कहता है आपका टैक्स है मेरे भाई 25 मिलियन। कितना है? 25 मिलियन बनता है, जिसमें 4 पे हो चुका है एडवांस के नाम से, तो बाकी कितना बन गया? ये 20 बार जिधर जिधर भी जाना है वो ले जाता है। डन होगी बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेटर्स हो गया, कैश एट बैंक, क्रेडिटर, शेयर कैपिटल। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग का पुठा नाम है अनअप्रोप्रिएटेड। ये बिल्कुल शेयर कैपिटल में नीचे रिटेन अर्निंग ऐड कर देंगे, उसके नीचे रिवर्स सरप्लस लिखेंगे अगर होगा तो। आगे चलते हैं। Depreciation on factory building and machine are provided being reducing balance method 10% or 15%. 60% of the depreciation on factory and 100% depreciation machine are charged to cost of sale. कहता 60% जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, इसका मतलब है फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करेंगे 60%, और बाकी जो 40% है, और मशीन 100% किसको चार्ज कर रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल को। A 31st May fully depreciated asset machine sold for ₹3 million. The sale proceed were received on 5th July. हमारा 30 जून है। No entries have been made in these transactions. इसकी कोई एंट्री ही नहीं पास की। पास कर सकते हो एंट्री? क्या? कैश डेबिट मशीन तो बल्कि खत्म है, पूरी डेप्रिसिएशन कौन से दूसरी अदर जीरो गेन और 5 तक तो जाना ही नहीं है, समय लगी है नहीं। एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट था, मतलब जीरो, उसकी बुक वैल्यू क्या थी? वो हमने भेज दिया 3 बिलियन में, सारे का सारा गेन। एंट्री क्या पास करेंगे?
कैश टू गेन, बट प्रॉब्लम ये है वो कहता है पैसे मिले ही नहीं। पैसे मिलने जाकर 5 जुलाई को हम खड़े 31 मई को, तो क्या करेंगे? अदर रिसीवेबल डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसे मुझे मिले नहीं, और गेन ऑन डिस्पोजल ये चला जाएगा करंट एसेट के अंदर प्लस हो जाएगा, और ये चला जाएगा अदर इनकम के अंदर जाकर प्लस। अदर इनकम नहीं, अदर इनकम गेन है। ओके की बात। पहले डेप्रिसिएशन भी लेते जाते हैं क्योंकि आगे कुछ है नहीं। बताएं डेप्रिसिएशन किस किस की है जी? पहले फैक्ट्री बिल्डिंग बताएं। फैक्ट्री बिल्डिंग हाँ जी 200 आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट है क्वेश्चन में, और 50 उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये तो आ गया ब्रॉड ऑन। मैं लूंगा इसका 10%। ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब इसके अंदर उसने कहा जी 60% फैक्ट्री है, इसका मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 60%, और बाकी जो बात गया 6 ये एडमिन एक्सपेंस में है, और ये आपका काम है, और ये काम फैक्ट्री का था। अब जा क्या कहाँ का असर रहा है इसका? ये जाकर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगा, और 6 जाकर एडमिन एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। एक और चीज भी है, वो कहता है जनाब ये बात इधर खत्म नहीं हुई। एसओपी बनानी है इसकी। हाँ जी, फिर एसेट में से माइनस हो जाएगा लेस फ्रॉम डेटर। ओके की बात। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। अच्छा, आप चीजें अच्छी आ गई, आपने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ, ये गलती है, ना पढ़ा होता तो फिर ज्यादा अच्छा समय लगनी थी। डेटर्स इंक्लूड एन अमाउंट 28 मिलियन। सोचना है, डेटर्स इंक्लूड, डेटर में शामिल है 28 मिलियन। कहता हु एक्सपीरियंस कैश फ्लो प्रॉब्लम प्रायर टू द ईयर एंड। कहता साल के शुरू में हमें पता था, शुरू में पता था कि जनाब वो तो बैंकरप्ट होने जा रहा है। फॉर अदर डेटर्स एग्रीगेटिंग, कहता है द कंपनी हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट 18 मिलियन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बाकी में डिस्काउंट दे देंगे। 20,000 लेना है आपने, सॉरी 28,000, आपने उसे 18,000 में बात सेटल हो गई, तो बाकी ऊपर 10,000 क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट कहता है फोर अदर डेटर्स एग्रीगेटिंग 5 मिलियन आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ। कहता है 4 और डेटर भी आपने राइट ऑफ करने हैं। कैसे? पहली बात तो ये क्या एंट्री पास हो जाएगी? बैड डेट्स कितने हुए हैं? बैड डेट्स डेबिट accumulated और we allows for bad debts credit। ओके की बात। अच्छा मुझे बताएं बैड डेट्स हैं कितने? 10 के हैं, 28 से बच गए, और 5 के 4 और भी फ्रॉडिये थे। क्या ये तो बैड डेट्स है, राइट ऑफ कर रहा है। देखे जरा वो क्या कह रहा है कि 5 मिलियन राइट ऑफ कर रहा है, और 28 मिलियन से जो 18 मिलियन है वो द कंपनी हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट 18 मिलियन। तो इसका मतलब है जो बाकी 10 का मिलियन है वो भी खत्म, राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंट्री के अंदर अच्छा आप ये कह रहे हो, ओके बैड डेट्स, बैड डेट्स टू डेटर्स। अब ये किधर चला जाएगा और ये किधर जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल में से। नेक्स्ट इनकम टैक्स 25 मिलियन छोड़ दें, मतलब टैक्स में ऐड कर देंगे करंट लायबिलिटी। यहां पर है, यहां पर तीनों ही अच्छी एंट्रीज है। पहले कल भी हमने सीखा था, दोबारा एक दफा सुन ले ताकि फिर गलती ना हो आपसे। हम जब रजिस्टर पे चीजें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इनवॉइस को देख के, और हमें ये पता ही नहीं होता कि फिजिकल चीज आई है या नहीं आई। अब असल में रिकॉर्ड करना किस पे चाहिए? फिजिकल पे।
करना किस पे चाहिए, फिजिकल पे, और हम किस पे रख रहे होते हैं, इनवाइस इनवाइस के ऊपर। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमें कैश मिल भी जाए ना या कैश पे भी कर दें, जब तक चीजों का कंट्रोल नहीं आएगा तब तक हम उनको सेल या परचेज डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे। नहीं समझ लगी जमान? देखें, मेरे पास, मैंने आपको एक रसीद दे दी कि यार जाओ गोदाम से ना ये माल ले लो, मैंने सेल कर दी, आपको रसीद दे दी और मैंने इधर रिकॉर्ड कर ली। अब मैंने रिकॉर्ड कर ली इनवाइस की बेस के ऊपर। आप उधर तो स्टॉक अभी नहीं काम हुआ ना, वो तो जब आप जाओगे फिर स्टॉक लेकर जाओगे, अगर वो ना भी हो, सपोज दैट आप 2-4 दिन ना लेकर जाने स्टॉक ले, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फिजिकली एक्चुअल में तो स्टॉक लेकर, तो स्टैंडर्ड कहता है ये सेल ही नहीं है। वो कहता है एक्चुअल में चीजें निकलेंगी तो सेल माना जाएगा और एक्चुअल में चीजें पहुंचेगी तो परचेज माना जाएगा। अगर इनवाइस वगैरह कोई चक्कर है तो फिर रिवर्सल होगा या चार्ज होगा, रिवर्सल होगा या। अब जरा सवाल देखिएगा, जून 14 एडवांस 12 मिलियन वाज रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन अगस्त 14। हमने 12 मिलियन लिया और एग्रीमेंट किया कि भाई अगस्त में चीजें आपको भेज देंगे। इसने क्या किया, कहता है द एडवांस वाज क्रेडिटेड टू सेल, हमने उसको सेल में क्रेडिट किया। सही है गलत है? हमने एडवांस पैसे लिए, वो तो लायबिलिटी होती है, क्रेडिट किसको करना चाहिए, लायबिलिटी को, लेकिन उसको किसको किया हुआ, सेल। अब सेल हो जाएगी डेबिट और लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिट। तो एंट्री पास करनी है तो एंट्री पास कर लो, सेल डेबिट अदर इनकम, सेल में लिखा हुआ है ना अनअर्न्ड इनकम, अब सेल से माइनस और लायबिलिटी में जाकर नेक्स्ट। कहता है क्लोजिंग स्टॉक 30 जून को हमने काउंट किया, उसके अंदर एक 20 मिलियन स्टॉक था जिसकी इनवॉइस तो 4 जुलाई को मिली है। मतलब हमने एक चीज खरीदी, 114 मिलियन का हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, 20 मिलियन का स्टॉक आपने इसमें शामिल है जिसकी इनवॉइस 4 जुलाई को रिकॉर्ड हुई है या होनी है। बताओ ये हमारी परचेज है या नहीं? आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसका मतलब वो चीज आपकी है, लेकिन इनवॉइस तो बाद में मिल रही है। इसका मतलब अभी तक आपने जनरल एंट्री पास तो बराबर करने के लिए क्या करें, या जनरल एंट्री पास कर दे या स्टॉक नीचे फेंक दे। जनरल एंट्री पास करेंगे क्योंकि हमने फिजिकल देखना, स्टॉक पहुंच गया तो मतलब आप परचेज की एंट्री पास कर सकते हो। अगर स्टॉक ना पहुंचता, वो परचेज की एंट्री पास कर भी चुका होता ना, वो कहता है इनवॉइस पहले मिल गई। इनवॉइस का मतलब जनरल एंट्री होता है। जब आप छोटे छोटे होते थे सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते थे कि सेल का कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है, परचेज का कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस। चले जी, तो इस 20 मिलियन का क्या करें, फिर एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री पास होगी, परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल, कितने से, परचेज में भी जाकर ऐड और अकाउंट पेएबल, परचेज में भी ऐड और अकाउंट पेएबल में भी ऐड। नेक्स्ट, लास्ट, एनआरवी का कॉन्सेप्ट पता है? जी, वो इधर सुन ले बात। एनआरवी हमेशा उस पे लगेगी जो स्टॉक आपके पास पड़ा होगा। वो पड़ा होता है कॉस्ट पे। अगर वो उसकी एनआरवी उससे ज्यादा आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, अगर कम आ जाए तो फिर हम उतना स्टॉक कम कर देंगे। और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो एंट्री पास कर लेंगे, पीरियोडिक है तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को सेट कर देंगे। ऐसा ही मानना था हमने। चले तो फिर ये देखें, वो कहता है कि आपके पास ना एक कंपेटिटर आया है और उसने बिल्कुल आप जैसी प्रोडक्ट तैयार कर दी है, मतलब जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो बिल्कुल वैसी प्रोडक्ट उसने भी तैयार की। अब आप नॉर्मल उसको कितने रुपए का बेचते थे, 160 रुपए का, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया तो आपको उसके ऊपर 25% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और 1.5 लाख उसके यूनिट पड़े हुए हैं जो खराब, यानी जिसका आपका कंपेटिटर आया है।
आपकी कॉस्ट कितनी है उसके ऊपर, 120 और खर्चा कितना आता है 20 के, इसका मतलब सेलिंग कॉस्ट के ऊपर। तो क्या तरीका हमने पढ़ा था, यहां पर लिख देंगे कॉस्ट, यहां पर लिख देंगे एनआरवी। बताओ, क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख यूनिट आपके पास पड़ा हुआ है और उसकी कॉस्ट कितनी है 120 120, 18 मिलियन आ जाए। एनआरवी कितनी है भला 1.5 लाख यूनिट की, 160 एनआरवी कितनी है जरा फोकस करें, 160 का 25%, 120 160 का 75% ले लो, 120 मतलब 160 में से 25% लेकर माइनस कर देंगे, ऐसा ही होगा, जी 120 से मल्टीप्लाई कर, सेलिंग कॉस्ट भी माइनस 20 ये 100 आ जाएगा। जी मतलब कैसे, 20 आपकी सैलरी कॉस्ट भी तो है 15 मिलियन। 3 मिलियन बताओ 18 मिलियन स्टॉक कॉस्ट थी और 15 मिलियन उसकी एनआरवी है, क्या करें 3 मिलियन से एनआरवी लॉस लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल या क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं माइनस होगा ना, ये लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक कर दो सीधा सीधा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तो खुद ही एडजस्ट हो जाएगी इसके साथ। नेक्स्ट, खत्म हो गया ये। अब आ जाओ आज का नया सवाल, एक चीज नई है वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अगर आपको ना गिवन हो ना अक्रूवल एंड प्री पेमेंट, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का लेजर बनाना आता है, चलो अक्रूवल का बनाकर दिखाएं, इधर ब्रॉड ऑन कैश, एक मिनट डेबिट साइड पर कैश क्रेडिट हो रहा है और इधर आ जाएगा एसपीएस। अगर क्वेश्चन के अंदर इनके ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन और पेमेंट गिवन हो ना, तो फिर आप लोग ये लेजर बनाकर एसपीएल में एसपीएल की अमाउंट फाइंड करोगे और एसपीएल में जाकर लिखो। अगर ट्रायल बैलेंस में और ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन हो तो क्या तरीकाकार होगा, लेजर बनाएंगे, लेजर बनाकर जो अमाउंट एसपीएल के नाम से आए, कैश फ्लो में कैश वाले देखते थे और यहाँ पर कौन सी देखेंगे एसपीएल, और जाकर रेंट या रिपेयर या मेंटेनेंस के नाम से लिख देंगे। सवाल के अंदर एक और अच्छी चीज है वो देख लें, कहता है जी स्टॉक के खराब होने के चांस हैं, स्टॉक के खराब होने के चांस हैं, बताए इसके ऊपर कोई अलाउंस लेने की जरूरत है या नहीं। आपका गुड्स है ना पेरिशेबल नेचर की है, तो इसकी फिर प्रोविजन फॉर स्टॉक ऑब्सोलीट या प्रोविजन ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही डील करना जैसे बैड डेट्स को डील करते हैं। वो कहता है ब्रॉड ऑन में आपके पास अलाउंस पड़ा हुआ है 7 स्टॉक का, आपने राइट ऑफ किया सपोज एट 12, और आपका क्लोजिंग जो है कैरिड ऑन ऑब्सोलीट ऑफ स्टॉक की ये 7 ही कर लो। कौन सा स्टॉक खराब होना नॉर्मल लॉस, डिपेंड करता है अगर आपका नॉर्मली इतना स्टॉक खराब होता है नॉर्मल लॉस। जी मेरे भाई करेंगे क्या, बिल्कुल वैसे ही एसओएफपी के अंदर सबसे पहले स्टॉक पकड़ेंगे और उसमें से प्लस माइनस एडजस्टमेंट करेंगे, अगर है तो माइनस कैरिड ऑन लिखेंगे ऑब्सोलीट स्टॉक का, मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर 4, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वैसा ही है ना, एसओएफपी डेटर प्लस माइनस एडजस्टमेंट माइनस कैरिड ऑन, और ये भी स्टॉक प्लस माइनस एडजस्टमेंट और फिर उसका कैरिड ऑन। एसपीएल के अंदर क्या करना है, एक जो रिटर्न ऑफ होगा वो बैड डेट्स मतलब प्लस कैरिड ऑन माइनस, इसका जो आंसर आएगा वो किस में चला जाएगा एसपीएल। अब आज सवाल पढ़ते हैं, बस इसमें यही नई बात है और कुछ नहीं है, फिर भी कोई मिलेगा तो निकालते हैं। प्लांट इक्विपमेंट स्टॉक डेटर कैश सैलरीज वेयर हाउस रेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस यूटिलिटी एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस बैड डेट्स, और यहां पर देखें अच्छा ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मतलब इसके एक ही फैक्ट है वो यही है जी, अक्यूमुलेट डेप्शन प्रोविजन भी आपके पास आ गई, बैड डेट्स की भी और अलाउंस की भी, कैपिटल प्रॉफिट
रेवेन्यू, और ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है रिपेयर एंड, और अगर ये ओपनिंग है तो ये कैश वाले हैं। कैरीड ऑन उसे बता देगा तो हम एक लेजर बना लेंगे, लेजर बनाकर लिख देंगे। जब भी किसी लेजर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, लेजर बनाकर ही एसपीएल फाइंड करना, गलती नहीं हो। चले जी, पहला काम बहुत अच्छा। सेल रिटर्न 390 नॉट रिकॉर्डेड, सेल रिटर्न 390 नॉट रिकॉर्डेड। हाँ जमान, क्या एंट्री पास करेंगे? हाँ सेल रिटर्न, सोच समझ के, ऊंचा वो बोलना नहीं है किसी ने। हाँ ऊंचा, शेयर रिटर्न टू अकाउंट सही है। 300 किधर किधर जा रहा है? अकाउंट सेल से भी माइनस, शेयर रिटर्न से भी माइनस, सेल में से, ठीक है। उसके बाद अभी बात खत्म नहीं हुई। द गुड्स रिटर्न हैव बीन रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूड इन फिजिकल काउंट। चीजें ले ली हैं लेकिन फिजिकली अभी तक भी काउंट में शामिल नहीं की, तो हमारा स्टॉक भी तो बढ़ा है। चीजें वापस आ गई तो बढ़ गया स्टॉक। अगर चीजें अभी तक ना आती तो शेयर रिटर्न की एंट्री भी ना होती फिर, ठीक है। तो क्या 390 से मैं एंट्री पास करूं या इसके ऊपर सीपीएस लगाकर कॉस्ट से एंट्री पास करूं? तो 390 के ऊपर सीपीएस लगाएंगे, वो आ जाएगा 300। और क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री नहीं पास करनी, ऐड इन 300 से। आपको पता है ये क्लोजिंग स्टॉक बाहर हो ना, एडजस्टमेंट के अंदर हो या ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ना हो, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करते हैं। और अगर ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो चुकी हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल और दोनों को अफेक्ट करते हैं। हाँ जी, अदर इनकम इंक्लूड, बताना जरा, अदर इनकम इंक्लूड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एन इक्विपमेंट 100,000 रिसीव्ड दिसंबर 14। आपने एक इक्विपमेंट 1 लाख का बेचा और इसको अदर इनकम में शामिल कर दिया। ये सही बात कर रहा है। 1 लाख में पुराना एसेट बेचा और अदर इनकम में लिख दिया। ये जितने का बेचा वो सारे गेन थोड़ी हो सकता है। तो हम एंट्री पास कर लेंगे, उसमें से जितने का गेन आएगा बाकी डिफरेंस से वापस रिवर्स कर देंगे। ऑप्शन का रेट बता दिया, ये नई चीज आ गई बस। बाकी पूरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहता है स्टॉक आपके पास पड़ा है 1400 का और उसकी एनआरवी है 1450, और ऊपर वाला कहता है 300 शामिल भी नहीं है, दैट डज नॉट इंक्लूड इन अबव वन। बताओ 1400 वाला एसेट को आपने 1450 का लिखा हुआ है, बताओ एनआरवी करने की जरूरत है या नहीं? हम किस पे लिखते हैं अपना स्टॉक? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। पहले किस पे लिखा होता है? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट ही लोअर है और कॉस्ट पे ही लिखा हुआ है। कुछ भी ये फजूल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट 5% बैड डेट्स। 5% बताओ, डेटर को वो 390 से एडजस्ट करके 5% लेंगे या डायरेक्ट ले लेंगे? एडजस्ट करके ले लेंगे। और नीचे तो देखिए 3% स्टॉक की ऑब्सोल्यूशन, ये उसका कैरीड ऑन है, ये हम कर लेते हैं। एसओएफपी के अंदर स्टॉक कितना जाएगा भला? एसओएफपी के अंदर बताएं अमाउंट कितनी है? स्टॉक की अमाउंट कितनी है? 1400 कितनी है? देखें स्टॉक हमारा कितना है? 1500। तेरी तबीयत ठीक है? वो ये पड़ा स्टॉक जून का, वो तो ओपनिंग स्टॉक है, वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। तू ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक कह रहा है? ओपनिंग स्टॉक हमारा स्टॉक नहीं होता, वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल होती है। स्टॉक हमारा क्लोजिंग होता है। 1400 का स्टॉक है, प्लस हुआ 300,
वो जो शेयर रिटर्न वाला है, स्टॉक हो गया 1700 का, इसका लेंगे 3%, वो आएगा 51, वो इसमें से कर देंगे माइनस, और एसपीएल के अंदर क्या आ जाएगा, जो राइट ऑफ हो चुका है, जरा इधर देखिएगा, ये 40 मिलियन का राइट ऑफ हो चुका है, तो 40 प्लस कैरिड ऑन माइनस ब्रॉड ऑन 45, इसका जो आंसर जाएगा वो किधर जाएगा, किधर, एसपीएल पे किस जगह, स्टॉक का सोल्यूशन है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, किस में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ठीक होगी बात। चलो जी, 600 का टैक्स वेयर हाउस रेंट है, इसके बारे में देखना जरा, 600 का रेंट एडवांस में पे किया है, लेकिन जाएगा वो 1 अक्टूबर तक, एडवांस रेंट पे किया है, तो कहते हैं वो 1 अक्टूबर तक है, क्या करोगे, हमारा तो 30th 15 तक ईयर एंड है, क्या करेंगे इसका, 9 महीने का एक्सपेंस में चला जाएगा, बाकी का एडवांस में चला जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड, कहता बिल ऑफ एक्सपेंस वर रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड, रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड, एसेट लायबिलिटी है, लायबिलिटी, ये पहले भी इसकी लायबिलिटी पड़ी है यहां पर, अब भी लायबिलिटी है, और यहां पर भी लिखे हुए हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस और यूटिलिटी एक्सपेंस, तो करना क्या है, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन, ये कैश होगा, और जो एसपीएल का आंसर आएगा वो हम अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, ये कैश फ्लो में नहीं होता था, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन होता था, ऊपर उसने ब्रॉड ऑन दे दिए, नीचे उसने कैरिड ऑन दे दिए, ठीक है, और कहता है कि जनाब हम इसका लेजर बनाएंगे और जो डिफरेंस आएगा वो किस में लिख देंगे, एसपीएल। प्लांट एंड मशीनरी, टैक्स चार्ज करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, 200 का टैक्स है, अगर एडवांस दिया हो तो इसमें से माइनस कर देंगे, और अगर एडवांस नहीं दिया होगा तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। कहता है ना डिस्पोजल रिकॉर्ड किया हुआ है, ना रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड की हुई है, ना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, वो मतलब ये है कि सब कुछ हमने IAS 16 वाला खुद करके ही एडजस्ट करना, और ये अच्छी बात है। लो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आपके हैं, ये कौन सा 16 था, और उसके बाद एक क्वेश्चन 17 है, फिर 17 है, मतलब उसने 18 को भी 17 का नाम दिया हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन रह गया, ये आपको आप मंडे को करके आइएगा, ये भी करना है, बल्कि जिसने 15 नहीं किया वो 15 करे, 15 से 18 तक, और जिसने 15 कर लिया है वो 16, 17 और 17।